हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे विजन एस की करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे एक न्यू टॉपिक के साथ जो कि कल्चर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एंड कल्चर में देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे टॉपिक है। सबसे पहले देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और जो साइंस का क्या रोल है इसके बारे में। देन यहाँ पे श्री अरबिंदो के बारे में यहाँ पे डिटेल में एक आर्टिकल है, उसे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और क्यों ये न्यूज़ में है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क अगेन ये न्यूज़ में है तो इसे भी हम लोग देखेंगे। दुर्गा पूजा न्यूज़ में क्यों है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और बाकी छोटे छोटे न्यूज़ हैं, न्यूज़ इन शॉर्ट्स है तो इसे भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की आर्टिकल। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी नोटिस की, अगर आप लोग विजन आइज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो फॉर प्रीलिम्स 2022 तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल जो कि है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड द रोल ऑफ साइंस। तो देख लेते हैं इसके तहत कि ये न्यूज़ में क्यों है। एक्चुअली अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर और साइंस का जो रोल है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस था ये हमारे 75th जो ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन है उसी के तर्ज पे ये देखने को मिलेगा। और कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया था CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च के द्वारा। और यहाँ पे आपका किसके किसके साथ यहाँ पे मिलके किया गया था। सो विज्ञान प्रसार है एंड देन यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड विजनन भारती है। तो इतने सारे लोग जो है मिलके ये कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए थे। तो ये इतने सारे आप देखो कि लोग यहाँ पे मिलके या फिर ऑर्गेनाइजेशन मिलके जब कॉन्फ्रेंस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो फिर इससे क्या है कि ये इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ओके, सो इट्स वेरी टफ टू रिमेंबर ऑल द स्टफ्स हियर। बट यहाँ पे समझिए कि साइंस एज ए टूल फॉर सब्जुकेशन। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है और एग्जाम्पल क्या है, ये दो बात समझते हैं। सबसे पहले आप देखो कि साइंस एज ए टूल ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जब ब्रिटिश हमारे ऊपर एक्सप्लॉइट कर रहे थे, आप जानते हो कि उन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर शोषण किया है, तो इसके पीछे भी साइंस एज ए टूल था। तो एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि 1767 में फाउंड किया गया था और ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1818 में। उसके बाद इंडियन रेलवे है जो कि 1853 में इस्टेब्लिश की गई थी। और सब इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था ना कि ज़्यादा से ज़्यादा रिच मेटल एरियाज़ को यहाँ पे एक्सप्लोर कर सके और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यहाँ पे आप देखो कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास से कर सके। तो आपको पता है कि जो रेलवे का यहाँ पे ट्रैक बनाया गया, तो रेलवे का ट्रैक जो है या फिर रेलवे का जो यहाँ पे बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो ये आपको क्या लगता है कि हमारे बेनिफिट के लिए बनाया गया था, हमारे लोगों को यहाँ पे सहूलियत देने के लिए बनाया गया था कि हम लोग यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके? तो अब बिग नो है। वो यहाँ पे अपने लिए बनाए थे कि अगर ट्रेन रहेगी तो इससे जो यहाँ पे कच्चा सामान है, कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल हमारे देश का है, वो बेटर तरीके से उनके इंग्लैंड में जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। तो इंग्लैंड में जाएगा और वहाँ से जो सारे प्रोडक्ट्स बन के वापस से वो हमारे इंडिया में आएंगे। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी इंडिया में आएंगे, रॉ मटेरियल इंडिया से जाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे इंडियन रेलवे वगैरह का इस्टेब्लिशमेंट किया। साइंस अपार्टेड इन ब्रिटिश राज में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे राधानाथ सिकदर है जो कि पहले पर्सन थे जिन्होंने यहाँ पे जो हाइट है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे ये समझिएगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो यहाँ पे अभी थोड़ी सी चेंज हुई है। तो आपको ये बताना कि पहले क्या था और अभी क्या है, क्योंकि इनके द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पे आप देखो ये नाम याद रखना है, ये है यहाँ पे राधाकांत सिकदर जो कि पहली बार मेज़र किए थे कि हाँ माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। किशोरी मोहन यहाँ पे बंदोपाध्याय है जो कि एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं कि जो यहाँ पे मलेरियल जो पैरासाइट है उनकी डिस्कवरी में। उसके बाद आप देखो कि सेवचंद्र नैंडी है और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सीलेंट सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द म्यूटिनी ऑफ 1857 एज ए इंस्पेक्टर। साथ ही यहाँ पे आप देखो नन ऑफ देम गॉट देयर ड्यू क्रेडिट, यानी कि उनको ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। साथ ही उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया इन टर्म्स ऑफ लो सैलरी और नो प्रमोशन। तो लो सैलरी भी देकर यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट किया गया है और प्रमोशन तो दिया ही नहीं जाता था। तो इस तरीके का आप देखो अपार्टेड मूवमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पे ब्रिटिशर्स राज में देखने को मिला। अब लिबरेशंस में देखा जाता है कि साइंस एज ए टूल। तो लिबरेशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन किया जा रहा था कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में ब्रिटिशर्स के द्वारा।
तो वो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम भी इसलिए यहाँ पे लेकर आए थे ना, जिससे वो चाहते थे कि जो हमारे देश में इतने स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं थे, उनको इतना ज्ञान नहीं था, डिफरेंट फील्ड का नॉलेज नहीं था, तो एटलीस्ट वो ये चाहते थे कि डिफरेंट फील्ड के जो है उनको यहाँ पे नॉलेजेबल लोग मिले, स्किल्ड पर्सन मिले, लेबर और वर्कफोर्स स्किल्ड मिले, इनके लिए उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर जो था वो लैंग्वेज बैरियर था, तो वो चाहते थे कि लोगों को जो है इंग्लिश समझ में आए हमारे देश में, तो इसलिए वो इसके लिए इंग्लिश एजुकेशन लेकर आए। तो इसलिए हमारे देश में भी जो शिक्षा का विकास हुआ, इंग्लिश का यहाँ पे विकास हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे साथ बेटर तरीके से कम्युनिकेशन कर सके, साथ ही साथ उनको जो चीज़ों की ज़रूरत है एज ए ह्यूमन बीइंग वो इनको हमसे मिल सके। ओके, साथ ही आप देखो इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकास के द्वारा, और एक ही ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ पे जो इंडिया के नेटिव है उनको यहाँ पे अनेबल करना है कि वो साइंस को कल्टिवेट करे सारे डिपार्टमेंट में, और ये देखते हुए कि ओरिजिनल रिसर्च जो है उससे क्या एडवांसमेंट है। साथ ही आप देखो कि इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस जो है इसमें 7 एरिया आपको देखने को मिलेगा काम करने का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, जोलॉजी, साइकोलॉजी, और उसके बाद आपका है जियोलॉजी। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सेकंड है कि बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्कशॉप, इसको भी इस्टेब्लिश किया गया था आचार्य पीसी रे के द्वारा 1901 में, और ये जो था ये फाउंडेशन स्टोन रहा है हमारे यहाँ की इंडस्ट्री में। जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसके लिए ये कहा जाता है कि एक यहाँ पे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टेप्स था। ओके, उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि IISc, जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस यहाँ पे आप जानते हो। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये जमशेदजी जो टाटा थे 1908 में, इनके द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। अब ये सजेशन उनको दिया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, जब यहाँ पे वो शिकागो से, जापान से शिकागो में गए थे, ठीक है, तो उस समय इनके द्वारा ये कहा गया था। बट उतनी बातें याद रखने से बेटर है कि आप ये समझो कि यहाँ पे इनको इस्टेब्लिश जो है किनके द्वारा किया गया था। फिर है कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1908 में, जिसमें कि जो आपका अपॉर्चुनिटी है उसको जनरेट करने के लिए और मैथमेटिक्स को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूट किया जाए। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका इस्टेब्लिश किया गया है सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा 1970 में, जो कि यहाँ पे डेडिकेट किए थे इस तरीके के इंस्टीट्यूशन को, एक लेबोरेटरी जैसा, बट एक टेम्पल जो है उसको बाद में यहाँ पे बासु विज्ञान मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट था लेकिन ये टेम्पल भी था, तो टेम्पल के नाम से इसको जाना जाने लगा। तो इस तरह ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि आप रट्टा मारने बैठ जाना। ओके, फिर है महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस, तो ये जो आपका इंस्पायर्ड हुआ था ये सरकार ICAS के द्वारा, यहाँ पे जो महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस है, इसको यहाँ पे प्रोफेसर शंकर के द्वारा यहाँ पे 1946 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, ये एक इंडियन मॉर्फोलॉजिस्ट थे और एक्सपर्ट थे, यानी कि वेस्टर्न घाट में जो बायोडाइवर्सिटी है उसके फील्ड में। अब आपको ये बताने कि वेस्टर्न घाट में टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं। ओके, उनका आपको नॉर्थ से साउथ तक का इस तरीके से अरेंज करते हुए बताना है। कंक्लूजन में ये बताया जा रहा है कि हम लोग को यहाँ पे कन्फेयर करना चाहिए, यानी कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में स्टार्ट किया गया उसका मेन एम था कि इंडिया को लूटना है और इनकम लोअर इनकम लेबर जो है वो जनरेट करना है, जिससे कि उनकी रेवेन्यू इंक्रीज़ हो सके। ओके, साथ ही आप देखो कि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन है जो कि नेटिव इंडियंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कि हाई स्पिरिचुअल थे, यानी कि स्वदेशी स्पिरिट डेवलप करने के लिए था, नेशनलिस्ट अप्रोच था लोगों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस आर्टिकल इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और साइंस का क्या रोल रहा। तो आप समझ सकते हो कि साइंस का जो रोल रहा वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने में भी रहा, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो कि अगर डेवलपमेंट करना है उसमें भी रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी रहा, और लोगों को अगर बर्बाद करना है, एजुकेशन भी बढ़ाना है तो उसमें भी यहाँ पे आपका रहा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि साइंस को एक हथियार जैसा इस्तेमाल किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब आते हैं श्री अरबिंदो। तो रिसेंटली हाई लेवल कमेटी के द्वारा यहाँ पे जो 150th बर्थ एनिवर्सरी है श्री अरबिंदो की, उनके लिए यहाँ पे एक मीटिंग हेल्ड किया गया, वो भी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के चेयरमैनशिप के अंडर में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 150th बर्थ एनिवर्सरी है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपको याद रखना है। हाई लेवल कमेटी की अगर बात करें तो सबसे पहले कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसमें 53 मेंबर्स थे, और पर्पस यही था कि यहाँ पे पॉलिसी डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना है, जैसे भी प्रोग्राम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं अपने इनके बर्थडे के लिए। सेलिब्रेशन अगर पीरियड देखें तो जनवरी 2022 से ये मार्च 2024 तक चलेगा।
तो 2 साल तक चलेगा, तो इसलिए इसको याद रखना है। अब श्री अरबिंदो कौन थे, क्या थे, इनके बारे में कुछ हम लोग बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं। अर्ली लाइफ में देखें तो ये कलकत्ता में बॉर्न हुए थे, जिनको आज के डेट में हम लोग कोलकाता कहते हैं, और 15 अगस्त 1872 को इनका नाम था अरबिंदो घोष, और ये पैदल लिए थे। बाद में 7 ईयर्स के एज में इनके द्वारा आप देखो कि इंग्लैंड को ले लिया गया अपने ब्रदर्स के साथ, और फिर उसके बाद जो है इंग्लैंड ले जाया गया इनको अपने ब्रदर्स के साथ। फिर वहाँ पे वो पढ़े, यानी कि सेंट पॉल स्कूल लंदन में वो पढ़े, और फिर उसके बाद देखो कि 11th रैंक इनको आया ICS एग्ज़ाम, जो कि अभी आपका सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है उसमें इनका 11th रैंक आया था। बट प्रोबेशन को वो क्लियर नहीं कर पाए, जो ट्रेनिंग पीरियड था उनको ये क्लियर नहीं कर पाए थे। ओके, पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल देखिए तो इनके द्वारा एक सेक्रेटरी सीक्रेट सोसाइटी में ये काम कर रहे थे, साथ ही जो इंडिया के फ्रीडम के लिए था, जिसे हम लोग लोटस और दागर कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि लोटस और दागर इनको किसने यहाँ पे हेड किया, किसने यहाँ पे लीड किया, तो ये बताइएगा। 1893 में देखें तो इनके द्वारा स्टेट सर्विस ऑफ महाराजा ऑफ बड़ौदा जो है वो ज्वाइन किया गया। साथ ही आप देखो कि इनके द्वारा एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1902 में ज्वाइन किया गया, और इनडायरेक्ट मैनर में। और यहाँ पे आप देखो कि एक कमेटी यहाँ पे आपका रखा गया था, जिसका नाम है अनुशीलन समिति है, जिसमें आप देखो कि इनडायरेक्ट वे में ये सारे जो है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ये साथ दे रहे थे। साथ ही यहाँ पे जब बंगाल की पार्टीशन हुई 1905 में, तो ये जो है काफ़ी एक्टिव हो गए इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट में, और इनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1906 में ये ज्वाइन कर लिया गया। तो ये ज्वाइन किए थे, और फिर उसके बाद बंगाल नेशनल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उसके बेसिस पे ये काम किए थे। उसके बाद बावजूद भी आप देखो कि ये काफ़ी एक्टिव रहे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में टिल 1910 तक, और जब ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ स्टॉप कर दिए ड्यू टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो फ्रॉम 1910 से इनमें आप देखो कि ही स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एट पुदुचेरी। तो पुदुचेरी में ही इनका पूरा जीवन बीता जब ये रिटायर कर गए थे। तो कंट्रीब्यूशन देखिए तो इंडियन नेशनलिज्म में आप देखो कि ल्यू लैम्प्स फॉर होप है, ओल्ड है, यानी कि आर्टिकल्स आप इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जो कि इंदु प्रकाश में है। और साथ ही साथ आप देखो कि इनके द्वारा वंदे मातरम इंग्लिश डेली में ये आपका स्टार्ट किया गया। फिर कर्मयोगिन इंग्लिश न्यूज़पेपर है, धर्म है, वीकली है आपका बंगाली वीकली है। तो ये 3 तरीके के यहाँ पर लिटरेचर स्टार्ट की गई है। साथ ही आर्टिकल भी लिखे गए हैं जुगांतर पत्रिका में, और साथ ही साथ यहाँ पे भवानी मंदिर में एक पैम्पलेट है, जो कि यहाँ पे अनुशीलन समिति के द्वारा इसको पब्लिश किया जा रहा था। उसके अलावा आप देखो कि जो सूरत सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1907 में, जिसको यहाँ पे हम लोग सूरत स्प्लिट कह देते, तो उनके द्वारा एक्सट्रीमिस्ट की ग्रुप को ज्वाइन कर लिया गया, जो कि यहाँ पे लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। 1908 की बात करें तो इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया, वो भी आलूपुर बॉम्ब जो केस था उसमें। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी कि आलूपुर बॉम्ब केस है, जिसमें कि आपका अरबिंदो घोष वन ऑफ द लीडर थे। 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ कि इनकी जो मैसेज थी कि वो ये चाहते हैं कि इंडिया जो है 2 भाग में बढ़ जाए और टेम्प्रेरी एक्सपीडिएट करे, तो ये चीज़ें होने वाली है 18 जुलाई को। इसके आगे हम लोग देख सकते हैं कि स्पिरिचुअल अगर फिलॉसफी में देखें तो ये इंस्पायर्ड किए गए थे सच्चित आनंदा और साथ ही साथ योगा के साथ, और ये काफ़ी फोकस करते थे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कि एक इनर नॉलेज होनी चाहिए आपको, एक अंदर तरीके से आपको जो है अंदरूनी नॉलेज होनी चाहिए, और ट्रू आपका जो है नेचर होना चाहिए ह्यूमन का। और फिर उसके बाद आप देखो कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है कि किस तरीके से देखा जाता है, तो लाइफ डिवाइन है 1939 का, जो कि एक मैन को मेंटल से सुपर मेंटल बीइंग में ये आपका ट्रांसफॉर्म करता है। आर्य है एक फिलोसफिकल मंथली है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे अदर बुक्स भी है, जो कि पोएम जैसा, लेटर जैसा और एसे जैसा कंपाइल किया गया है। साथ ही आप देखो कि एसे ऑन द गीता है, कलेक्टेड यहाँ पे पोएम है, प्लेज है, ये सारी चीज़ आप लोग देख सकते हो कि इनके द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। 1926 में बात करें तो सर औरोबिंदो आश्रम जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया विद मीरा अल्फाज़ा। मीरा अल्फाज़ा जो है वो ऑरोविलो की फाउंडेड थी, और जिसको हम लोग सिटी ऑफ डॉन भी कहते हैं। तो एक एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी क्लियर है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि 5 ड्रीम्स थे औरोबिंदो का। तो सबसे पहले क्या है कि स्टेप्स इन इवोल्यूशन, यानी कि इनका कहना था कि जो लोग हैं ना उनको रेज करना चाहिए, और कंसिशनेस यानी कि बहुत ही ज़्यादा हायर और लार्जर जो है उनका यहाँ पे कंसिशनेस होना चाहिए। सेकेंड है कि इंडियन स्पिरिचुअल गिफ्ट जो है वो यहाँ पे आपका गाइड करने के लिए है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। उसके अलावा आप देखो कि वर्ल्ड यूनियन जो है फॉर अ फेयरर और ब्राइटर और नोबल लाइफ, जो कि सारे मैनकाइंड के लिए होने चाहिए। उसके बाद रिसर्जेंस है और लिबरेशन है, एशिया का लिबरेशन कहा जा रहा है इंडिया के साथ, जिससे कि इंडिया को ही मदद हो। यूनिटी है,
फिर उसके बाद यूनिटी ऑफ इंडिया है फॉर द ग्रेट फ्यूचर के लिए, तो ये भी आपका यहाँ पे औरबिंदो का यहाँ पे औरबिंदो जी का यहाँ पे ख्वाहिश था। ओके, ये 5 ड्रीम्स थे, इसको याद रखना है। तो देखिए ये बहुत बड़ी यहाँ पे बात है कि इनकी 150th जो बर्थ एनिवर्सरी है इसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं सन टेम्पल ऑफ कोणार्क के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्कस किया गया कि कैसे यहाँ पे हम लोग रिमूव कर सकते हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो सैंड फिल्ड किया गया था सिल्ड असेंबली हॉल से, जिसको कि यहाँ पे जगमोहन कहा जाता है, तो उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। सबसे पहले जो सन टेम्पल है कोणार्क का, उसको आप लोग देखो कि इसके नामांकन को, तो यहाँ पे देखिए ये कोणार्क की टेम्पल है जो कि काफ़ी भव्य है, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे इसको कहा जाता है भोग मंदिर है। देन यहाँ पे नाट मंदिर है, ये आपका जगमोहन है जिसके बारे में बात करें, एंड देन यहाँ पे डोएल है। तो ये सारे यहाँ पे फीचर्स है इसकी, तो एक एक करके देख लेते हैं। जगमोहन की बात करें तो जगमोहन को यहाँ पे सैंड से फिल किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिससे कि कहा जाता था कि कोई भी तरीके का डैमेज नहीं हो। 2019 में क्या हुआ कि यहाँ पे ये सेटल डाउन हो गया और एक 17 फीट गैप देखने को मिला सैंड और स्ट्रक्चर में। 1984 में क्या हुआ कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूड कर दिया गया। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये तो आपको पता ही होगा। चंद्रभागा की बात करें तो ये नियरेस्ट बीच है यहाँ पे, जिसको कि अभी यहाँ पे 2018 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस का यहाँ पे जो है टैग दिया गया, और ये पहली ऐसी बीच है हमारे इंडिया की जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का यहाँ पे टैग दिया गया। ब्लू फ्लैग कहने का मतलब है कि एकदम नीट एंड क्लीन यहाँ पे आपकी बीच है, तो ये इको फ्रेंडली भी है और यहाँ पे पूरी नीट एंड क्लीन है। ओके, कोणार्क डांस फेस्टिवल की बात करें और साथ ही चंद्रभागा फेस्टिवल की बात करें तो इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। सो दीज फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। अब सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की बात करें तो ये डेडिकेटेड है सन गॉड को लेकर, और ये जो टेम्पल है ये आपका बे ऑफ बंगाल के शोर में ये लोकेटेड है। इसको बनाया किसके द्वारा गया था, तो ये है किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट है, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। और फिर उसके बाद जो ओल्ड लीजेंड है इनको यहाँ पे सांबा से लिंक किया गया, जो कि यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा के साथ लॉर्ड कृष्णा के बेटे थे। ठीक है, ये कलिंगा की आर्किटेक्चरल स्टाइल टेम्पल है, तो ये भी याद रखना है। और एक सब स्टाइल है, जैसे कि आप देखो मेजोरिटी 2 तरीके के स्टाइल होते हैं टेम्पल का। एक होता है नॉर्थ में आपका नगारा, एन याद रखना है, नॉर्थ में नगारा, और साउथ में आपका हो गया द्रविड़, और दोनों की कॉम्बिनेशन को हम लोग यहाँ पे कहते हैं वेसारा। ठीक है, और इसी में आप देखो कि नगारा का सब है जिसको कि सब स्टाइल है, जिसको हम लोग कलिंगा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कलिंगा भी आपका नॉर्थ में आता है, उड़ीसा साइड में, तो ये याद रखना है। रेखा द्वेल है और विमान है, जो कि एक प्रिंसिपल ये आपका सेंचुरी है जिसमें कि सिखारा है, और उसके बाद जगमोहन है और असेंबली हॉल है, नाट मंदिर है और डांस हॉल है जहाँ पे नृत्य होता है। और इसी के साथ आप देखो कि ये कंप्लीट फॉर्म में ये एक एपिक इमेजिनेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक यहाँ पे सेलेशियल चैरियट है जो कि सन को कैरी कर रहे हैं। 24 यहाँ पे कार्व्ड व्हील्स है, चक्के है। 12 यहाँ पे नॉर्थ और साउथ साइड में है, यानी कि 12 जो है ये चक्के व्हील्स जो है आपका नॉर्थ में है, 12 आपका साउथ में है। ठीक है, 3 मीटर डायमीटर है, जो कि यहाँ पे 7 हॉर्सेस से ड्रॉ किया गया है। सेट ऑफ व्हील्स है जो कि 12 मंथ्स ऑफ ईयर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और 8 यहाँ पे स्पोक्स है, 8 प्रहार है। इस तरीके से याद रखना है। 7 हॉर्सेस है एज अ 7 डे ऑफ वीक, जो 7 हॉर्सेस है वो यहाँ पे इंडिकेट करते हैं 7 डे ऑफ वीक्स को। डेकोरेटिव फीचर्स है वॉल और पिलर में, जैसे लाइन की फ़ोटोज़ बने हैं, म्यूजिशियंस है, डांसर्स है, तो इस तरीके से वॉल और जितने पिलर्स है सब में इस तरीके का डेकोरेटिव फीचर्स है। स्टोन्स यूज्ड इन टेम्पल क्या है, तो यहाँ पे क्लोराइट है, लेटराइट है, ग्रीनिश यहाँ पे ब्लैक पगोड़ा भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लैक तरीके के स्टोन से यहाँ पे यूज़ किया गया है। टेम्पल डिस्ट्रक्शन की बात करें तो कोई फिक्स रीज़न नहीं है, बट ये है कि कोई भी और मिक्स ऑफ द फॉलोइंग रीज़न है। ये बहुत सारे टेम्पल जो है वो यहाँ पे 1837 में कोलैप्स हो गए थे, और सिर्फ जगमोहन है जो कि फुल्ली इंटैक्ट रहा है। रीज़न कहा जाता है कि कई बार कि इस्लामिक यहाँ पे इंटर कर गए थे, कुछ स्ट्रक्चरल फ्लोज है, कुछ यहाँ पे स्टोन अनसुटेबल है, कुछ मैग्नेट्स को यहाँ पे रिमूव किया गया है, तो ये सारे रीजंस बताए जाते हैं जिससे कि ये टेम्पल का डिस्ट्रक्शंस देखने को मिला था। अब कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में देखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, इससे तो ज़रूर पूछेंगे। तो देखिए ये एंशिएंट कलिंगा के रीजन जब काल था तो उस समय ये काफ़ी फ्लरिश हुआ था, और ये जो रीजन है ये आपका महानदी और गोदावरी रिवर के बीच में है, और आज के डेट में ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलेगा। नगारा टेम्पल का ये सब स्टाइल है, और कलिंगा टेम्पल जो है इसको 3 तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, रेखा ड्यूल, पिड्ड ड्यूल और यहाँ पे खाकर ड्यूल। रेखा ड्यूल की बात करें तो ये आपका स्क्वायर प्लान है, जो कि एक यहाँ पे टावर के ऊपर है, और कुछ जो टेम्पल का पार्ट है वो यहाँ पे आपका लाइन या एक्सिस से डेडिकेटेड है। ये विष्णु, शिव और सन को, शिव और सन को और विष्णु को ये डेडिकेटेड है। पिद ड्यूल की बात करें तो ये भी स्क्वायर प्लान है, बट यहाँ पे आपका टॉप में रखा गया है विद पिरामिडल
टावर, और इसमें हॉरिजेंटल टियर्स भी है, प्लेटफॉर्म्स भी है। ये भी डेडिकेटेड है विष्णु, शिव और सन को यहाँ पे, ठीक है। खाखर ड्वेल की बात करें तो ये बैरल शेप है, जो कि यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर प्लान के ऊपर है, और ये आप देखो कि सिमिलर है जैसे द्रविड़ा की गोपुरम होती है ना, उसी हिसाब से, लेकिन फीमेल डीटीज़ को ये डेडिकेटेड है, जैसे कि यहाँ पे आपका चामुंडा हो गया, दुर्गा हो गया, तो इस हिसाब से यहाँ पे फीमेल डीटीज़ को यहाँ पे अलाउड किया गया है। तो ये 3 ड्यूअल है, इसको याद रखना है, ये फीचर्स जो है इसको ध्यान रखना है, मेंस में लिखने भी आता है ये। फेजेस ऑफ टेम्पल अगर हम लोग देखें इवोल्यूशन, तो यहाँ पे फॉर्मेटिव फेज़ है, जिसमें कि आप देखो कि मेजर डायनेस्टी कौन है, मेन टेम्पल्स कौन है, ये पूरी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार आप गो थ्रू हो सकते हो। दुर्गा पूजा की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के द्वारा ये कहा गया है, जो कि रिसेंटली दुर्गा पूजा को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, जो कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज है ह्यूमैनिटी का, उसमें आपका इंक्लूड किया गया है। अब यूनेस्को की 2 तरीके की लिस्ट आती है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। कहने का क्या मतलब है? इनटेंजिबल कहने का मतलब है कि जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, ना ही उसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस है, ना ही उसको हम लोग टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। लेकिन वही है कि टेंजिबल कहने का मतलब है कि फिजिकल प्रेजेंस है, जैसे ताजमहल है, तो आप देख भी रहे हो, उसको टच भी कर रहे हो, तो उस तरीके से ताजमहल है। लेकिन दुर्गा पूजा को क्या आप लोग देखते हो? नहीं, आप लोग फील करते हो। इट्स ए फेस्टिवल जो आप इंजॉय करते हो, अपने हिसाब से करते हो, ठीक है। तो अब ये इंक्लूड हो गया दुर्गा पूजा, सो दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस है, इससे क्या है कि लोकल कम्युनिटीज़ को ये इंकरेजमेंट मिला है कि वो दुर्गा पूजा को अच्छे तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसमें उनका आप देखते हो कि हाथों से बनाया हुआ चीज़ें होती है, डिज़ाइनर चीज़ें होती है, आर्टिस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइज़र होते हैं, लार्ज स्केल कल्चर इवेंट में आप दुर्गा पूजा देखते हो कि उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने हिसाब से जो है सामान वामान लेकर आते हैं, वो बेचते हैं उस, क्योंकि एक आप देखते हो कि बहुत सारा लोग जो है वो घूमने निकलते हैं, तो उसी बेसिस पे इनका भी काम चलता है। कल्चर हेरिटेज की बात करें तो यूनेस्को के अकॉर्डिंग कल्चर हेरिटेज जो है वो मॉन्यूमेंट तक ही नहीं है या फिर किसी ऑब्जेक्ट के कलेक्शन तक ही नहीं है, इसमें बहुत सारी ट्रेडिशनल थिंग्स भी है, लिविंग एक्सप्रेशंस भी है, ये सारी चीज़ें को मिलाकर यहाँ पे कल्चर हेरिटेज कहा गया है। यानी कि जिसकी ओरल ट्रेडिशन भी है कि बोलते हुए भी लोग जो है इसको मानते हुए आए हैं, या फिर आर्ट्स परफॉर्म किया जाता है, कुछ सोशल प्रैक्टिसेस है, रिचुअल्स है, तो इन सारी चीज़ों को, चाहे वो नॉलेज हो, प्रैक्टिस हो, सब चीज़ों को यहाँ पे कल्चर हेरिटेज में इंक्लूड किया जाता है। इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज की बात करें तो कहा जाता है कि कुछ ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी लिविंग जो कि सेम समय पे रह रही है, इंक्लूसिव भी है, रिप्रेजेंटेटिव भी है और कम्युनिटी बेस्ड है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप देखो कि मैं ह्यूमन लैंग्वेज में आपको बताई थी, बट द फैक्ट इज़ कि यहाँ पे आपका वो ट्रेडिशनल हो, बहुत सालों से चलते आ रहा है, लोग उसको मान रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, इंक्लूसिव है, लोगों तक वो पहुँचा हुआ है, लोग उसको फील कर पा रहे हैं और रिप्रेजेंटेटिव भी उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें कि कल्चर डाइवर्सिटी को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, और कल्चर डाइवर्सिटी अगर मेंटेन रहे तो ऑब्वियस है कि हमारी ग्लोबलाइजेशन भी सही तरीके से ग्रो होते रहेगी। ऑन द लिस्ट अगर हम लोग देखें तो देखिए कौन कौन सी यहाँ पे आपका इंटेंजिबल में है। तो अभी रिसेंटली तो दुर्गा पूजा जो वेस्ट बंगाल का है उसको इंक्लूड किया गया, इससे पहले जो है कुंभ मेला आया था, उससे पहले आप देखो योगा है, फिर यहाँ पे नवरूज़ है, ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स है, सकीरताना है मणिपुर का, और उसके बाद बुद्धिस्ट चैंटिंग है लद्दाख का, छाऊ डांस है, और उसके बाद आपका कलबेलिया डांस है राजस्थान का, मुदियेत्तू है यहाँ पे केरल का, रामलीला है, वैदिक चैंटिंग है, कुटियाट्टम है, ये सारी है। ओके, एक बार देख लीजिएगा। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में आ जाते हैं, निज़ामुद्दीन बस्ती है, तो ये आप लोग देखो कि यूनेस्को अवार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है 2 कैटेगरी में, एक है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2021, एक है स्पेशल रिकॉग्निशंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 14th सेंचुरी मौजोलियम है, सूफी सेंट जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है उनको यहाँ पे दिया जा रहा है। इस अवार्ड में ये कहा जा रहा है कि इनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट को देखते हुए, इट मीन्स कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा में इनके द्वारा एक अच्छा खासा अचीवमेंट लिया गया, जो कुछ सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस थे उनको यहाँ पे कम किया गया, और इससे आप देखो हेल्थ बेसिस पे, इन एजुकेशन के सेक्टर में, वेलबींग के सेक्टर में, पर्टिकुलरली जो विमेन है और यूथ है उनके सेक्टर में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। फिर आते हैं यहाँ पे है रम्मा काली टेम्पल, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे फिर से रिनोवेट किया गया है श्री रम्मा काली टेम्पल, जो कि यहाँ पे बांग्लादेश में है। ओके, और यहाँ पे आप देखो इस टेम्पल को यहाँ पे पाकिस्तानी फोर्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था, जब यहाँ पे ऑपरेशन सर्च लाइट 1971 में ये चल रहा था। उस समय आपको पता है बांग्लादेश वॉर ऑफ लिबरेशन वहाँ पे फाइट हो रही थी, तो उस दौरान इस टेम्पल को तोड़ दिया गया था। अब इस टेम्पल को फिर से बनाने की बात की गई है, तो इसको याद रखना है कहाँ पर ये टेम्पल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थाई कामटी म्यूटिनी ऑफ 1839, तो ये टाई कामती पीपल है जो कि रेसिस्ट कर रहे थे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का, और इसमें आप देखो कि 80 ब्रिटिश सोल्जर्स की जान चली गई थी। टाई कामटी है क्या, ये वन ऑफ द मेजर ट्राइब है कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की,
और ये जो वर्ड है कामटी, कामटी कहने का मतलब है एक लैंड फुल ऑफ गोल्ड है, यहाँ पे सोने की भंडार है। ये जो है त्रिवाड़ा बुद्धिज्म को ये फॉलो करते हैं। और कामटी डांस जो है इसको यहाँ पे हम लोग कापंग भी कहते हैं। अपटापी अपटानी टेक्सटाइल है, जीआई टैग एप्लीकेशंस जो है वो फाइल किया गया है आंध्र प्रदेश की इस अपटानी टेक्सटाइल को लेकर। और यहाँ पे आप देखो वुवन फैब्रिक होते हैं अपटानी ट्राइब के द्वारा, जिसको ज्योमेट्रिक एंड जिग जैग पैटर्न कहते हैं। यहाँ पे इसको जिग जीरो भी कहते हैं, जिलान भी कहते हैं, जैकेट भी कहते हैं। अपटानी ट्राइब के बारे में देख लेते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोग देखो कि जो जीरो विलेज है उसमें ये सेटल्ड है। इनको यहाँ पे इनके फिश और पैडी कल्चर से जाना जाते हैं और ये सन और मून की पूजा भी करते हैं। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इनका ध्री और म्योको फेस्टिवल है। ये आप देख सकते हो कि इसको यहाँ पे जीआई टैग देने के लिए एक बात कहा जा रहा है। कावी आर्ट है, कावी आर्ट क्या है, एक फॉर्म ऑफ वॉल आर्ट है कि दीवारों पे बनाए जाते हैं पोर्तुगीज़ के द्वारा। और ये वॉल प्लास्टर्स के जैसा ये डन किया जाता है। इसमें आप देखो कि टेक्निक यूज़ किया जाता है जो मुराल पेंटिंग होते हैं। इनको नेव यहाँ पे काफ से मिला। एक रेड पिगमेंट है जो कि लेटराइट सॉइल में पाया जाता है। रेड इज़ ओनली कलर जो कि यहाँ पे कावी आर्ट में यूज़ होता है। और ये कोंकण रीजन में पाया जाता है जो कि आपका गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले रीजन में है। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये आर्ट है, इसमें रेड कलर ही यूज़ होते हैं। डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स ऑफ टॉयज़ इनटू इंडियन मार्केट, तो इस बार की रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि 53% डिक्लाइन हुआ है जो टॉयज़ का हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो अच्छी बात है कि अब हम लोग अपने देश में जो है टॉयज़ को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरे देशों से हम लोग टॉयज़ वगैरह नहीं यहाँ पे मंगवा रहे हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ पे क्यों प्रमोट करने को कहा जा रहा है कि लोकल टॉय इंडस्ट्री को हम लोग को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि हम लोग कितना यहाँ पे इंपोर्ट करते थे। 2020 में $1.5 बिलियन तक का इंपोर्ट करते थे। और टॉयज़ आपको पता है चाइना, ताइवान से ही आता है जो कि बहुत ही सस्ते दाम का होता है। आज के डेट में टॉय इंडस्ट्री इंडिया में जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं उनको एक बेसिक सैलरी नहीं मिलती, एक फिक्स्ड उनका जॉब नहीं है, उनका फिक्स टाइमिंग नहीं है, उनका फिक्स्ड कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना कमाएंगे। क्या क्या स्टेप्स लिया गया सरकार के द्वारा कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को वो यहाँ पे प्रमोट करे, तो अप्रूवल है, यानी कि 8 टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को यहाँ पे अप्रूव करना है। नेशनल एक्शन प्लान है इंडियन टॉय स्टोरी का। नीड है यहाँ पे कि हम लोग नीड बेस्ड इंटरवेंशन करें। और नेशनल टॉय फेयर आपको देखने को मिलेगा जो कि ऑर्गेनाइज किया गया फेब 2021 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि टॉय मेकिंग जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा बच्चों से, जो कि 6th स्टैंडर्ड से इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ट्रेडिशनल टॉयज़ देख सकते हैं, और आपके अगर राज्य में कोई टॉयज़ है तो इसको आप लोग यहाँ पे याद कर लो। ये वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है, एक्चुअली ये नीति आयोग के द्वारा लाया गया, जिसमें जितने भी इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको यहाँ पे एम्पावर करने के लिए, और हमारी जो 22 मदर टंग है उसमें। तो ये चीज़ें याद रखनी है। प्रधानमंत्री युवा स्कीम है, ये है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स है। तो नेशनल बुक ट्रस्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत है, उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि 75 ऑथर्स को सेलेक्ट किया गया है पीएम युवा के तहत। तो युवा ये एक पार्ट है हमारा जो इंडिया @75 प्रोजेक्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। उसमें यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग यहाँ पे जो यंग जनरेशन है, जो राइटर्स है, उनको यहाँ पे एक तरीके का उनको रिकॉग्निशंस दिया जाएगा। यहाँ पे 75 एस्पायरिंग राइटर्स को जो चाहते हैं कि अच्छा लिखे, तो 30 साल के तहत उनको यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साहित्य अकादमी अवार्ड है, तो साहित्य अकादमी यहाँ पे अनाउंस किया गया है 20 लैंग्वेज में। और ये अवार्ड जो है आप देखो कि यहाँ पे आगे चलकर गुजराती, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू लैंग्वेज में भी दिया जाएगा। ये एक लिटरेरी ऑनर है जो कि यहाँ पे एनुअली दिया जाता है, जो बहुत अच्छा किताब लिखते हैं उनको दिया जाता है। और मेनली यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस होते हैं जो हमारे संविधान में है। इसके अलावा आप देखो कि यहाँ पे इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे आप देखो कि कॉपर प्लेग मिलता है, एक शॉल मिलता है, और यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट भी मिलता है। साहित्य अकादमी फंक्शन एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्वतंत्र बॉडी है, लेकिन इसको सोसाइटी जैसा रजिस्टर किया गया है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। ऑर्डर ऑफ द ड्रंक गैल्पो है, ये आपका अलग है कि ये भूटान की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये अवार्ड ऑनर किया गया है हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। जब भूटान की यहाँ पे नेशनल डे थी उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को ऑर्डर ऑफ द ड्रंक गैल्पो दिया गया है। ये अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि लाइफ टाइम सर्विस, जो लोग हैं लोगों के लिए लाइफ टाइम सर्विस, और जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे उनके लाइफ टाइम सर्विस के लिए उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया कि वो अपने जीवन काल में अपने लोगों के लिए जो है उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। ओके, सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चर टॉपिक। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे लगे होंगे। एक आपका साइंस एंड टेक बचा हुआ है, तो उसकी भी सारी लेसन्स आपको मिल जाएगी बहुत ही जल्दी। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।